लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, अपनी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय में रूस की बढ़ती सैन्य उकसाहट और नाटो देशों की परीक्षा लेती रणनीति पर गहरी चिंता जताई गई है। लेख कहता है कि बीते कुछ हफ्तों में रूस ने जिस तरह पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया के ऊपर ड्रोन और फाइटर जेट भेजे हैं, वो सिर्फ सीमाओं का उल्लंघन नहीं, बल्कि पश्चिम देशों की सहनशीलता को परखने की एक सुनियोजित कोशिश है। डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी के हवाई अड्डों पर ड्रोन गतिविधियां भी इसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन घटनाओं की जिम्मेदारी तो नकारते हैं, लेकिन दुनिया को ये मानने देना चाहते हैं कि रूस ही इसके पीछे है, ताकि डर और भ्रम फैलाया जा सके। लेख बताता है कि पुतिन का असली लक्ष्य यूरोप को डराना, थकाना और विभाजित करना है। वो चाहते हैं कि यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन पर पुनर्विचार करें और अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठें। उनके लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसलिए द न्यूयॉर्क टाइम का तर्क है कि नाटो को अब ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना करना भी एक खतरनाक विकल्प है, क्योंकि इससे पुतिन को और बढ़ावा मिलता है। संपादकीय में नाटो की प्रतिक्रिया को संतुलित लेकिन अधूरी बताया गया है। अब तक नाटो ने एकजुटता दिखाई है, ड्रोन गिराए हैं और रूस को चेतावनी दी है, लेकिन अखबार का कहना है कि अब और स्पष्ट संदेश देना जरूरी है। रूस अगर नाटो की हवाई सीमा में घुसता है, तो उसके ड्रोन या विमान को मार गिराने में हिचक नहीं होनी चाहिए। साथ ही नाटो को यूक्रेन के लिए सैन्य और आर्थिक सहायता बढ़ानी चाहिए, ताकि पुतिन को महसूस हो कि उनकी आक्रामकता उल्टी पड़ रही है। लेख ये भी चेतावनी देता है कि पुतिन को रोकने के लिए कठोर संयम की नीति अपनानी होगी, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब तक रूस को स्पष्ट और सख्त जवाब नहीं मिलता, उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। संपादकीय याद दिलाता है कि जब तुर्की ने रूसी फाइटर जेट गिराया था, तभी रूस ने सीमा पार उड़ानों पर लगाम लगाई थी। इसी तरह आज नाटो को ये दिखाना होगा कि उसकी सीमाओं और संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अंत में द न्यूयॉर्क टाइम्स का संदेश साफ है। ये संघर्ष सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं का नहीं, बल्कि यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक संतुलन का सवाल है। अगर नाटो और अमेरिका अभी भी ढीले रहे, तो पुतिन की ताकत और बढ़ेगी। लेकिन अखबार कहता है, कभी कभी युद्ध को रोकने का सबसे असरदार तरीका यही होता है कि एक मजबूत रेखा खींच दी जाए। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में पत्रकार मरीना हाइड ने ब्रिटिश शाही परिवार, खासकर प्रिंस एंड्रयू के मामले को लेकर ब्रिटेन की तथाकथित मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता आधारित समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है। लेख का लहजा साफ है। अगर आप जन्म से राजघराने में पैदा हुए हैं, तो आपके कर्म या योग्यता का कोई मतलब नहीं रहता, चाहे कितनी ही शर्मनाक हरकतें क्यों ना आए। ब्लू ब्लड वालों को ना जवाब देना पड़ता है और ना सजा मिलती है। लेख की शुरुआत उस मशहूर तस्वीर से होती है जिसमें वर्जीनिया जोफ्रे नाम की युवती घिस्लेन मैक्सवेल और प्रिंस एंड्रयू के साथ दिखाई दी थी। वही मामला जो जेफरी एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल से जुड़ा है। लेखिका बताती है कि तस्वीर के लगभग हर किरदार का अंत दुखद या शर्मनाक हुआ। कोई जेल में मरा, कोई जेल में है और कोई आत्महत्या कर चुका। लेकिन प्रिंस एंड्रयू आज भी अपने आलिशान महल में आराम से रह रहे हैं। लेखिका कहती हैं, यही है रॉयल्टी बोनस, यानी राज परिवार का वो विशेषाधिकार जो आपको गलती करने के बाद भी सुरक्षित रखता है। आगे लेखिका व्यंग करती हैं कि अब ब्रिटिश मीडिया और रॉयल वॉचर्स इस पर बहस कर रहे हैं कि एंड्रयू को कौन सी सजा दी जा सकती है। क्या उन्हें किसी पारिवारिक लंच से बाहर किया जाएगा या किसी औपचारिक पद से हटाया जाएगा। हाइट कहती हैं, ये सजाएं कितनी हास्यास्पद हैं कि मानो कोई कॉमेडी शो चल रहा है। असल बात यह है कि ब्रिटेन के लोग एक ऐसे परिवार के साथ फंसे हैं जिसे उन्होंने चुना नहीं, और अब भुगतना उनकी नियति है। अंत में लेख एक गहरी बात कहता है, अगर आप राजतंत्र को मानते हैं, तो आपको उसकी बुनियादी विडंबना भी स्वीकार करनी होगी।
ये कोई लोकतंत्र नहीं जहां किसी की जवाबदेही तय हो। शाही परिवार कोई कॉर्पोरेट फर्म नहीं जिसे घटाया बढ़ाया जा सके। अगर प्रिंस एंड्रयू जैसे लोग भी उस छत्रछाया में बने रहते हैं तो यही इस व्यवस्था की सच्चाई है। मरीना हाइट का व्यंग्य दरअसल ब्रिटिश समाज से सवाल पूछता है, जब आप बिना योग्यता के मिले शाही दर्जे पर गर्व करते हैं तो फिर नैतिकता और जवाबदेही की उम्मीद क्यों रखते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में पहली बार स्वच्छ हवा को एक अलग एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है और यही अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। लेख का मकसद साफ है, स्वच्छ हवा अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि सेहत, जलवायु और आर्थिक विकास तीनों से जुड़ा वैश्विक संकट है। हर साल करीब 57 लाख लोगों की मौत सिर्फ बाहर की हवा के प्रदूषण से होती है, लेकिन दुनिया भर में इस समस्या पर खर्च होने वाला विकास फंड कुल सहायता का बस 1% है। खासकर अफ्रीका जैसे महाद्वीपों तक इसका नाम मात्र ही हिस्सा पहुंच पाता है। लेख दक्षिण अफ्रीका की भूमिका पर रोशनी डालता है, जो इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। लेखक बताते हैं कि अफ्रीका दुनिया का सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाला इलाका है। यानी आज जो फैसले वहां लिए जा रहे हैं वही आने वाले दशकों में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और जलवायु की दिशा तय करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि प्रदूषित हवा वहां बच्चों की स्कूल हाजिरी, कामकाजी लोगों की उत्पादकता और अस्पतालों के खर्च सब पर भारी पड़ रही है। विश्व बैंक के अनुसार हवा का प्रदूषण दुनिया की जीडीपी का लगभग 5% हर साल निकल जाता है। लेख में यह भी बताया गया है कि इस समस्या को हल करने में 4 बड़ी रुकावटें हैं। एक, संस्थागत तैयारी की कमी। दूसरी, सही और लगातार निगरानी का अभाव। तीसरी, देशों के बीच कमजोर सहयोग। और चौथी, पर्याप्त फंडिंग की कमी। क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में अफ्रीका को इस क्षेत्र में मिलने वाली सहायता 91% घटकर केवल 1.18 करोड़ डॉलर रह गई। ये न सिर्फ अन्याय है बल्कि आर्थिक रूप से भी मूर्खता है, क्योंकि स्वच्छ हवा पर निवेश करने से स्वास्थ्य पर खर्च घटता है, उत्पादकता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था टिकाऊ बनती है। लेख का निष्कर्ष यही है कि हवा को साफ रखना विकास का एक नया पैमाना बनना चाहिए। लेखक का संदेश सीधा है, आप वही नहीं संभाल सकते जिसे आप मापते नहीं। इसलिए गरीब देशों में हवा की निगरानी के लिए डेटा नेटवर्क बनाना सबसे समझदार निवेश है। साफ हवा का अधिकार हर इंसान का है और इसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि दुनिया इसे जलवायु और विकास नीतियों के केंद्र में रखे। लेख अंत में यही कहता है, अब समय आ गया है कि दुनिया साफ हवा को किसी साइड इशू की तरह नहीं बल्कि वैश्विक साझेदारी और इंसानी हक के प्रतीक के रूप में देखे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हम